भारत में एक लंबे वक्त से वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका पैसा भिजवा रहा था और इस बात का खुलासा खुद अमेरिका ने किया है। अच्छा, वोटर टर्नआउट कब बढ़ता है? जब ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने पहुंचते हैं। अब सवाल तो यही है कि आखिरकार भारत में ज्यादा लोग वोट दें, इससे अमेरिका को क्या पड़ी है? ये बात हजम नहीं हो रही ना कि वो पैसे क्यों भिजवा रहा है। भारत में वोट बढ़ाने के लिए अब तक अमेरिका क्यों देता रहा 182 करोड़ रुपए? और ये डोज विवाद क्या है, ईसी का क्या खुलासा है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। अमेरिका के डोज ने रोका फंड, तो आखिरकार क्या खुलासा हो गया? दूसरा देखिए, क्या है रुपए लेने वाली संस्था CEPPS, आसान भाषा में आपको ये भी समझना है। तीसरा देखिए, बीजेपी के ईसी और यूपीए सरकार पर क्या आरोप हैं। चौथा देखिए, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी ने इस बात पर चुप्पी तोड़ी है और पूरा सच भी बता दिया है। पांचवा देखिए कि इलॉन मस्क द्वारा संचालित ये डोज आखिरकार है क्या, और ये यूएस एड क्या है जिसको ट्रंप ने फ्रीज कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो कि यूएस का है डोज, उसकी तरफ से एक पोस्ट किया जाता है। इसमें लिखा जाता है कि भाई यूएस टैक्स पेयर्स का जहां पर भी पैसा जा रहा है हम अब उसको रोक रहे हैं। पूरी लिस्ट दे दी, लेकिन इसमें गौर कीजिए बीच में क्या लिखा हुआ है। $486 million to the Consortium for Elections and Political Process Strengthening, including $22 million for inclusive and participatory political process in Moldova, and 21, आप हाईलाइट कर रही हूं मैं, $21 million for voter turnout in India। इन्होंने बताया है कि भाई हमने पैसा रोक दिया है जो अमेरिका की तरफ से आ रहा था, जिसमें से $21 million दिए जा रहे थे वोटर टर्नआउट के लिए भारत में, अब हम उसको रोक दे रहे हैं। तो अचानक से हमको पता चला, हर किसी को पता चला कि अरे ये तो रोक दिया है, लेकिन यही नहीं पता था कि ये पैसा आ रहा है, किसके पास जा रहा था। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बता देती हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, यूएस एड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, आपने सबने ये जो नाम है बहुत बार सुना होगा। अच्छा, इसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता था, ग्लोबल इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल ट्रांजिशन प्रोग्राम, और ये यहाँ से पैसा जाता था CEPPS को। CEPPS 1995 में बनाई गई। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग। इसके 3 पार्टनर्स हैं। पार्टनर नंबर 1 इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, पार्टनर नंबर 2 नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, और पार्टनर नंबर 3 है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम विच इज IFES। अब हम ये पार्टनर नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे IFES, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स, इन्होंने मई 17, 2012 में एक मेमोरेंडम EC के साथ, यानी इलेक्शन कमीशन के साथ एक मेमोरेंडम साइन होता है, यानी MOU साइन होता है। अच्छा, इस MOU में ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ग्लोबली सबको ट्रेन करेगी कि भाई कैसे चुनाव कराए जाते हैं, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो वहां पर चुनाव कैसे होते हैं, तो हम ग्लोबल लीडर्स को ये ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, MOU में लिखा हुआ। और कैसे देंगे, किसके थ्रू देंगे? कमीशंस इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और मैं आपको बता दूं इन लोगों का क्या था इस पूरे प्रोग्राम के पीछे, कि हमें जो भी हमारे पास इंडिया के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इलेक्शन मैनेजर्स और प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि पूरे दुनिया में हैं, हमको उनको टीच करना है, एजुकेट करना है कि भाई हम कैसे कर रहे हैं तो तुम लोग भी ये करो। देखिए, ECI की प्रेस नोट ने ये बात कही थी, MOU की बात मानी थी, और जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो ये सब बात का बता रहे हैं। और इनफैक्ट जब मैं रिसर्च कर रही थी इसके बारे में तो मैं गई इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं इनकी जो मेन लाइन है वो लिखा हुआ है, टुगेदर वी बिल्ड रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज दैट डिलीवर फॉर ऑल, यानी ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। और अगर आप देखेंगे किस तरीके से इन लोगों ने CEPPS के बारे में भी लिख रखा है। इनफैक्ट देखिए, जब हम इस वेबसाइट पे गए, जो ये वेबसाइट है, जब हमने इसके जितने भी, आप देखेंगे यहाँ पर, आप भी जाके देख सकते हैं, तो इसमें मुझे ये मिला CEPPS। इन्होंने भी वही इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि मैंने आपको बताई है CEPPS के बारे में, और यहाँ से मैंने आपको पूरा बता दिया कि देखिए कैसे यूएस एड द्वारा पूरे के पूरे यहाँ पर डोनेशंस लिए जा रहे थे। लेकिन इन्होंने एक बात और कही है कि किस तरीके से ये जो कंटेंट्स हैं IPES ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिर्फ IFES की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कोई भी यूएस सरकार का, अमेरिकन सरकार का कोई भी व्यू पॉइंट नहीं है,
कुछ भी होगा हम लोग जिम्मेदार हैं। आप ये भी जान लीजिए कि आखिरकार कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी कंपनियों का वो समूह जो विशेष उद्देश्य से एक साथ काम करती है। आप संघ कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं। तो देखिए, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, इन लोगों का हमने पूरा नेटवर्क देखा, तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को इन्होंने इंगेज किया है। इलेक्शन ऑफिशियल्स कितने इंगेज हैं, 2,50,000। पॉलिटिकल पार्टी कितनी इनके साथ काम कर रही है, 43,000। आप देखिए पूरा का पूरा जो ये आंकड़ा है, 7 मिलियन इंडिविजुअल्स एंगेज थ्रू सिविक एजुकेशन, तो ये इनका आंकड़ा है। अच्छा, इन लोगों ने एक वेबसाइट दे रखी थी, ये CEPPS, तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो सामने आया द CEPPS वेबसाइट इज करेंटली अनअवेलेबल, यानी आप उसका डेटा इस वक्त नहीं देख सकते। और आगे जब हम गए कि ये लोग किस किस देश के साथ काम करते हैं, तो इस पूरी लिस्ट में मुझे इंडिया कहीं नहीं दिखा। इंडिया कहाँ दिखा, पास्ट प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिया का नाम ये रहा, और जब हमने इस पर क्लिक किया तो पता चला कि देखिए 1987 से ये जो इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम है, उन्होंने 145 कंट्रीज़ में काम किया है ताकि उनकी गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक राइट्स को वो लोग और अच्छा कर सके। और IFES अभी फ़िलहाल कोई भी इंडिया के साथ कोई भी प्रोग्राम में इंगेज नहीं है, लेकिन इन लोगों ने पूरा का पूरा काम किया हुआ है पहले भी। अच्छा, मैं आपको इसमें बता देती हूँ, मुझे एक आर्टिकल मिला, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। अगर आप इसका पब्लिश डेट देखेंगे वो है सितंबर 24, 2014। 2014 में ये आर्टिकल छापा गया है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि IFES और ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दोनों की हिस्ट्री रही है। इन दोनों ने एक साइन किया था मेमोरेंडम 2012 में, ताकि ये लोग एकदम मिलकर डायलॉग और ट्रेनिंग बढ़ा सके इलेक्शन मैनेजमेंट की। और देखिए, MOU कॉल्ड फॉर कंटिन्यूड कोलैबोरेशन ऑन डेवलपिंग एन इंटरनेशनल ट्रेनिंग, यानी इसमें भी साफ बात कही हुई है कि भाई हमको इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए हमने ये MOU साइन किया था। और इनफैक्ट देखिए 2013 में प्रेसिडेंट स्वीने, यानी जो कि इस IFES के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बताया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त के, जिनका नाम है VS संपत, उन्होंने वॉशिंगटन में एक मीटिंग करी थी और कहा था कि ECI और IFES हमेशा काम करता रहेगा। और देखिए, ECI की एक्सपर्टीज जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट में है, वो हम पूरी दुनिया को बताना चाहते थे। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, आप ये देखिए, ग्रेट इंडियन इलेक्शन, सितंबर 23, 2014 IFES ने एक पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें जो ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं SY कुरैशी और जो प्रेसिडेंट हैं बिल स्वीनी IFES के, उन दोनों ने बातचीत की थी। और कुरैशी साहब को इनफैक्ट हुतर अवार्ड भी दिया गया था IFES की तरफ से। तो देखिए, मैं पूरा आपको इसलिए सारे स्क्रीनशॉट बता रही हूँ ताकि आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। अब बीजेपी क्या आरोप लगा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि $21 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए अमेरिका के द्वारा दिए जा रहे थे। ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस का, यानी इंडिया में जो चुनाव हो रहा है उसमें अमेरिका का एक बड़ा रोल सामने आया है। अब सवाल ये बीजेपी पूछ रही है कि इससे किसको फायदा हुआ, रूलिंग पार्टी को तो नहीं हुआ, ये क्यों किया गया, पैसा किसके पास गया। फिर खुद ही ये लोग बता देते हैं इसका लिंक क्या है। देखिए, अमित मालविया ने बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल शेयर किया है 17 मई 2012, जिसमें लिखा हुआ है कि EC ने MOU साइन किया है इलेक्शन मैनेजमेंट पे। लेकिन अगर आप आगे और देखेंगे, इसमें जॉर्ज सोरोस की भी एंट्री हो गई है। कैसे जॉर्ज सोरोस की एंट्री हो गई है, देखिए इसी वेबसाइट पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स, इसमें लिखा हुआ है द ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस फाउंडेड बाय जॉर्ज सोरोस आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट फंडर ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स वर्किंग फॉर जस्टिस। यानी जो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन फंड हो रही है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के द्वारा, यानी जॉर्ज सोरोस भी इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर ये बात कह देते हैं बीजेपी की तरफ से, अमित मालविया कह देते हैं कि देखिए फिर से जॉर्ज सोरोस का नाम सामने आ गया। हम तो पहले ही कहते रहते हैं कि जॉर्ज सोरोस जो कि एसोसिएट है कांग्रेस पार्टी का, गांधीज का, उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस में भी इतना बड़ा काम करवाया है। कैसे SY कुरैशी की लीडरशिप में एक MOU साइन होता है और वो जो फंडेड है जॉर्ज सोरोस से लेकर USAID तक। तो इसमें साफ पता चल जाता है कि कैसे उस वक्त जो इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर था वो भी प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने ही डिसाइड कर लिया था। कैसे फॉरेन ऑपरेटर्स के हाथों में दे दिया इलेक्शन कमीशन और किस तरीके से इंडिया के इंस्टीट्यूशन पर इन्फिल्ट्रेशन करवाया
और भारत को कमज़ोर बनाया। ये बीजेपी का कहना है, अमित मालविया का कहना है। और इनफैक्ट देखिए राजीव चंद्रशेखर वो भी लिख रहे हैं भाई 300 करोड़ दे रहे थे बांग्लादेश को, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका का हाथ है कि उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया, कैसे हसीना सरकार को वहां पर ओवरथ्रो कर दिया। 200 करोड़ दे रहे थे वोटर टर्नआउट के लिए, कहां जा रहा था पैसा, आज वो पैसा कहां है। और क्यों जब अमेरिका ने इसका पोस्ट किया तब हम लोगों को पता चल रहा है, क्या सरकार को इससे पहले पता नहीं था, क्या बीजेपी को इससे पहले पता नहीं था? 200 करोड़ तो नेपाल में भी गए हैं। तो ये आखिरकार अमेरिका कर क्या रहा है, किस तरीके से वो दुनिया की राजनीति अपने कंट्रोल में करके बैठा है। भाई इससे तो यही लग रहा है, संजीव सान्याल ये कह रहे हैं, जो कि एडवाइजर पीएम के, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमको तो पता करना चाहिए कि किसने ये जो 21 मिलियन डॉलर्स है, जो 182 करोड़, अगर मैं आपको बताती हूँ 182 करोड़ रुपए, भाई वो वोटर टर्नआउट के लिए आ रहा था, किसके पास गया, कौन हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने ये भी बोल दिया यूएस एड इज द बिगेस्ट स्कैम इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और यही सेम चीज़ डोनाल्ड ट्रंप भी बोल चुके हैं, यही सेम चीज़ इलॉन मस्क भी बोल चुके हैं। तो देखिए इन लोगों का जो टेक है यूएस एड पे वो भी एक सा है। लेकिन आपके मन में इस वक्त सवाल हो रहा होगा कि भाई जब अमेरिका सरकार ये सब कर रही है तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप इसके खिलाफ क्यों हैं? इलॉन मस्क जो कि अमेरिकी सरकार में है वो इसके खिलाफ क्यों है? उसका जवाब आपको आगे मिलेगा। लेकिन आप पहले देखिए एसवाई कुरैशी का नाम आगे आया, लेकिन अब उन्होंने खंडन कर दिया इस बात का कि इसमें कोई फैक्ट नहीं है कि इस तरीके से वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा आया है। उन्होंने साफ कह दिया है, एमओयू वाली जो बात है वो उन्होंने स्वीकार की है, लेकिन ये खंडन कर दिया है कि कोई फाइनेंसिंग नहीं हुई है। आप छोड़िए, इसकी बात तक नहीं हुई है। तो एसवाई कुरैशी जो उस वक्त के कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने बात को कह दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन देखिए सवाल तो ये भी है, अगर आप देखेंगे जो हमारे बॉस हैं मानव गुप्ता, उन्होंने भी आज इस पर पोस्ट किया और वो सवाल उठा रहे हैं कि 21 मिलियन डॉलर गए कहाँ? फंडिंग तो अब रुकी है, इसका मतलब अब भी ये आ रहे थे। भाई फंडिंग तो इस वक्त पिछले 10 साल से किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो इन्होंने तो फंडिंग अब रोकी है, पिछले 10 साल से क्या ये पैसा आ रहा था? तो सवाल तो बीजेपी सरकार के ऊपर भी है। देखिए यूएस ने फंडिंग रोकी है, तब पता चलता है कि भारत में ऐसी कोई योजना चल रही थी। तो ये तो देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर भी तो सवाल है ना, कि आप लोगों को 10 साल से कुछ नहीं पता चल रहा था। वो तो पोस्ट आया है तो उसके पास आप पोस्ट कर रहे हो, रिपोस्ट कर रहे हो, पता करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन 10 साल आप क्या कर रहे थे? इतना बड़ा चीज़ चलती रही और आपको पता ही नहीं है। तो देखिए बड़ा सवाल है। अब मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज के बारे में भी बता देती हूँ। इनकी देखिए वेबसाइट, आपको भी पता है नया डिपार्टमेंट लाया गया है, ये जो ट्रंप 2.0 सरकार है, और उनकी वेबसाइट देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके से इन्होंने अपना काम डाल रखा है। और देखिए द वाइट हाउस की तरफ से पूरा बयान है कि ये पर्पस क्या है, इस डिपार्टमेंट का पर्पस ये है कि ये जो प्रेसिडेंट चाहते हैं, डोज का जो एजेंडा है कि जो हमारी गवर्नमेंट एफिशिएंसी है वो बढ़े, और जो जितने भी हम लोग बाहर फालतू चीज़ों के लिए पैसा दे रहे हैं उसको हम रोक दें, कि हम जो विदेशी फंडिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ में उसको हम रोक दें। और देखिए यूएस एड सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एड अमेरिका की तरफ से चलाया जा रहा था, जिस पे रोक लगा दी है अमेरिका ने, यानी ट्रंप की सरकार ने। उसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन आप देख लीजिए डोज का पूरा जिम्मा किसके पास है? इलॉन मस्क। अच्छा, इलॉन मस्क के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। खुद ये साउथ अफ्रीका के हैं, मतलब जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ, उसके बाद कनाडा चले गए, मतलब उनकी माँ की सिटीजनशिप उनको मिली, फिर उसके बाद देखिए वो बन गए यूएस के सिटीजन 2002 से। अगर मैं बात करती हूँ, इनके पास देखिए आपको पता है एक्स जो पहले ट्विटर था वो चलाते हैं, उसके मालिक ये हैं। स्पेस एक्स, टेस्ला, डोज, ये सब जो है वेल्दिएस्ट इंडिविजुअल हैं, यानी फोर्ब्स के हिसाब से इनकी जो नेटवर्थ है वो 397 बिलियन डॉलर्स हैं। तो देखिए किस तरीके से मैंने आपको ये बताया। अब आप आ जाइए यूएस एड पर। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इनका हमेशा से मकसद ये रहा है कि हम इंटरनेशनली मदद करें। आप बहुत ही आसान भाषा में समझिए, चाहे वो किसी भी तरीके की मदद हो, चाहे वो आपके खाने की हो, पीने की हो, पावर्टी की हो, चाहे आपको डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने हो, चाहे आपको कोई स्टडीज़ करनी हो, रिसर्च में हो, बीमारी में हो, वैक्सीनेशन में हो, हर चीज़ में ये लोग आगे खड़े रहते हैं। अच्छा, ये बना कैसे था, क्या मकसद था? तो देखिए कोल्ड वॉर के समय 1961 में जब उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने इसको लॉन्च किया यूएस एड को।
1991 में जब सोवियत यूनियन का ये पूरा का पूरा मामला गिर गया, क्योंकि भाई उस वक्त कोल्ड वॉर में क्या था, आपको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था, अपनी ताकत बढ़ानी थी अमेरिका को, तो उन्होंने यूएस एड का लॉन्च किया। लेकिन जब 1998 में सोवियत यूनियन गिर गया, उसके बाद भी यूएस एड जो है वो इंडिपेंडेंटली स्ट्रांगली काम करता रहा। और देखिए इसकी लाइन अगर आप देखेंगे, फ्रॉम दी अमेरिकन पीपल। यूएस सरकार की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट आर्म है ये, और कहीं ना कहीं यूएस सरकार इससे एक सॉफ्ट पॉलिटिक्स करती रही है। कैसे करती रही है कि जितने भी देशों में ये काम कर रही है, मदद कर रही है, तो एक एलाय हो गया ना वो देश, वो जो देश है जहाँ पे यूएस सरकार काम कर रही है, तो भाई वो एहसान तले दब गया ना। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल चीज़ होगी, कोई भी बड़ा चीज़ होगी ग्लोबली, तो उसमें अमेरिका का हमेशा एक अपर हैंड रहेगा, यानी पूरी दुनिया पर हुकूमत। 10,000 लोग यहाँ पर काम करते हैं, बिलियंस डॉलर का इसका बजट है हर साल, 120 प्लस देशों में मदद की जा रही है। जो लास्ट आंकड़ा मैंने पढ़ा वो 130 देशों का। देखिए, खाना, पानी, बीमारी, चुनाव, यूएस का दोस्त बनाने का तरीका, सॉफ्ट एलाइज, यानी इन सब पे एक एहसान जताकर आप अपना ग्राउंड, अपना साथी, अपना एलाय स्ट्रांग कर देते हो। देखिए, रिपोर्ट तो ये कहती है कि 15 सालों में $270 मिलियन जॉर्ज सोरोस की कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं यूएस एड की तरफ से। एक जिसका मैं नाम बता देती हूँ, ईस्ट वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। आपको पता है जॉर्ज सोरोस का ये पूरा मामला। अच्छा, आरोप क्या लगते हैं यूएस एड पे कि ये लोग ऊपर से मदद का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से क्या करते हैं भाई, विरोध प्रदर्शन कराते हैं, ओपोजिशन का साथ देते हैं, कांग्रेस का, अगर मैं भारत के उपलक्ष्य में बताती हूँ, कांग्रेस का साथ देते हैं। ट्रांसजेंडर क्लिनिक्स के लिए अमेरिका ने पैसा भिजवाया इसके थ्रू, यूक्रेन को सबसे बड़ी फंडिंग की। तो इस तरीके से आरोप लगते रहे और कंट्रोवर्सीज हमेशा से यूएस एड के आसपास रही है। ट्रंप और मस्क हमेशा से विदेशी फंडिंग के खिलाफ है। इनफैक्ट यूएस एड को तो उन्होंने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बता दिया है। बहुत सारे आपको ऐसे, अगर आप उनके एक्स या सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाते तो आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट जब देखिए ट्रंप ने ये भी बोला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो पीएम मोदी के साथ थे, उन्होंने ये भी कहा कि यूएस एड में हैव प्लेड अ रोल इन 2020 यूएस पोल्स एंड 2024 इंडियन इलेक्शंस। यानी जो भारत में चुनाव हुए हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें एक बड़ा इन्फ्लुएंस यूएस एड का भी था। 2020 में जो अमेरिका में चुनाव हुए थे, उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस किसका था, यूएस एड का था। यानी ये लोग ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। इस तरीके से देखिए, ट्रंप अगर ये खुद बात कह रहे हैं तो आप सोचिए कि इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। और इनफैक्ट आप डोनाल्ड ट्रंप को ले लीजिए, इलॉन मस्क को ले लीजिए, वो लोग लगातार कहते रहते हैं कि यूएस एड इज ड्राइविंग द रेडिकल लेफ्ट क्रेजी, यानी जो लेफ्ट का साइड है, लेफ्ट फ्रंट है, उसको अंदर से ये लोग प्लेस करने की कोशिश करते हैं, उनके एजेंडे को प्ले करने की कोशिश करते हैं। देयर इज नथिंग दे कैन डू अबाउट इट बिकॉज द वे इन विच द मनी हैज बीन स्पेंट, सो मच ऑफ फ्रॉड तरीके से ये लोग पैसा बर्बाद करते हैं और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये लोग करप्शन कर रहे हैं और देखिए हम इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज इट डाउन। और इन्होंने फ्रीज भी कर दिया है, हालांकि इस पे भी काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि आप देखिए यूएस एड जो है बहुत सारे जॉब्स भी दे रहा था ना भाई। इतना बड़ा नेटवर्क होने के साथ साथ बहुत सारे लोग वहाँ पर काम भी कर रहे थे, उन सबको बड़ा झटका लगा है। और देखिए, अगर मैं एनडीटीवी वर्ल्ड की आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ, इन लोगों ने भी कुछ चीज़ें सामने रखी है। IFES और NDI, ये जो फंडिंग आ रही थी पूरी की पूरी इंडिया के लिए, अब मैं आपको वापस से वो ट्रेल पर ले आई हूँ। आपको याद कीजिए फ्लो चार्ट, यूएस एड, फिर कैसे वो एक मेमोरेंडम होता है। तो देखिए जो फंडिंग आ रही थी वो IFES और NDI से आ रही थी। अच्छा देखिए, इसमें एक NGO भी कनेक्टेड है जिसका नाम है एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शंस। अब ये लोग अगर इसके और डीप में जो ये इन्वेस्टिगेशन सामने आई है NDTV की तरफ से, लोग कह रहे हैं कि NDI की वेबसाइट पर एक डिस्टॉर्टेड मैप है जो कि बता रहा है कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है। और जो बोर्ड मेंबर्स में पता चला है यूएस एड के एम्प्लॉयज़ हैं, स्पाई एजेंसी CIA के भी एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने खोजने की कोशिश की है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ NFREL जो कि NGO है, उसका बड़ा रोल है इन सारे देशों में, चाहे आप म्यांमार ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, थाईलैंड, अफगानिस्तान, इसमें इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है। अब इंडियन अथॉरिटीज़ को जांच करनी पड़ेगी कि आखिरकार ये चल क्या रहा था। ये जो ट्रेल हमने आपको बताया है, इसमें कहाँ से पैसा आ रहा था, वो जो सारा का सारा पैसा, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी वाले बता रहे हैं कि भाई हमने दिया था,
लेकिन अब रोक दिया। अरे जो दिया था वो कहाँ गया? और ये जो मैंने आपको समझाया 486 मिलियन वो कहाँ जा रहा था? और सवाल तो ये भी है सरकार से कि आपको अब तक पता क्यों नहीं था? ये एक पोस्ट आता है, देखिए कब, 16 फरवरी को रात को 1 बजे ये पोस्ट आता है, तब आपको पता चल रहा है। तब बीजेपी सरकार इस पे सवाल, ये 10 साल से क्या हो रहा था? मतलब 10 साल से भी तो फंड आ ही रहा था ना। और क्या इसका सबूत है, क्या इसका सच है, ये सब सरकार को भाई बताना पड़ेगा। हमारे पास तो जितने भी हम जो वेबसाइट से सबूत निकाल सकते थे, जो देख सकते थे, हमने अपना रिसर्च वर्क कर दिया, लेकिन अंदर का क्या मसला है, ये पैसा गया कहाँ, किसको गया, ये सरकार जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पे, उसमें कितना दम है? बहुत सारे सवाल हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, न्यूज़ 24 देख रहे थे। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।